हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। लेकर आ चुका हूँ मोस्ट डिमांडिंग सेशन आप सब लोगों के लिए। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो क्वेश्चंस वाला सेशन जो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, है ना। चलिए, तो एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो और सब बताओ कि सबको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ, सब बढ़िया तरीके से मुझे सुन पा रहे हैं, सबकी आवाज़ क्लियर है, राइट। सब सुन पा रहे हो मुझे अच्छी तरह से, या फिर किसी को मेरी आवाज़ के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो बताइए। वॉइस लो आ रही है सर, वॉइस क्लियर है क्या? चलिए, आवाज़ क्लियर है क्या सब बच्चों के लिए? बताइए फटाफट, सब क्लियर है? चलिए सर, क्वेश्चंस करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेंगे, राइट। अब अंतिम चरण ये बिल्कुल चल रहा है। इसके बाद आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा क्या, इसके बाद आप सब लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, जो कि रात को 8 बजे, तो 8 बजे मेरे साथ जुड़ जाना सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है सर, आवाज़ सबको क्लियर है? चलिए, अब आगे डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले और आगे चलने से पहले आप लोग के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। और क्या चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ पहले डिस्कस हो जाए कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। वो सबसे पहले मैं एक बार आप लोग के साथ डिस्कस कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं कहाँ से, राइट। तो अगर मैं न्यूमेरिकल सेशंस की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को कंसिडर करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, और या फिर जो चैप्टर्स आप लोगों को सबसे पहले देखने हैं वो कौन कौन से हैं। कुछ ही चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात की जाए तो कुछ ही चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को ज़रूर सबसे पहले करने चाहिए। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है यहाँ पर? नेशनल इनकम है। और नेशनल इनकम से ही आप लोगों के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं? नेशनल इनकम से ही आप लोगों का 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो यहीं से फंसने वाला है। कहाँ से फंसने वाला है? आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आपका जो पेपर के अंदर आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है? नेशनल इनकम से आने वाला है। और नेशनल इनकम के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कहाँ से क्वेश्चन आता है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से। कहाँ से क्वेश्चन आता है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से ही आप लोगों का क्वेश्चन देखा जाता है। तो अगर मैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो नेशनल इनकम के अंदर से ही आप लोग के पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेथड्स के अंदर भी अगर मैं बात कर लूं तो बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। कौन से मेथड की बात करते हैं? वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी अगर बात की जाए तो आपके पास इनकम मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इनकम मेथड से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा आपके पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड आता है? एक्सपेंडिचर मेथड आता है। और एक्सपेंडिचर मेथड से आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर नेशनल इनकम की अगर बात की जाए और नेशनल इनकम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए आवाज कम आ रही है क्या मेरी? एक बार बता दो मुझे, वॉइस कम है। बच्चे लिख रहे हैं कि वॉइस कम है, वॉइस कम है, राइट। आवाज कम आ रही है क्या मेरी? मुझे लगता तो नहीं कि मेरी आवाज कम आनी चाहिए, देखिए फिर भी एक बार बता दो वॉइस क्लियर है क्या? आवाज कम है क्या? या बिल्कुल परफेक्ट है? सर लो वॉइस, लो वॉइस। चलिए एक बार बुला लेते हैं टीम को और आवाज का देख लेते हैं एक बार कि क्या दिक्कत आ रही है। एक बार टीम को बुला लेते हैं अपन लोग, है ना, और आवाज का देख लेते हैं एक बार। लो वॉइस, लो वॉइस। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सर नींद आना शुरू हो चुकी है। देखो भाई, लास्ट हीट अगर है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर देकर आना और इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आने के बाद सब बच्चे आकर सो जाना, ठीक है। आवाज़ क्यों आ रही है बच्चे कह रहे हैं, राइट। इकोनॉमिक्स का पेपर देकर आना। लो है सर, करवा रहा हूँ सर, ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 सेकंड का समय दे दो, आवाज़ ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट का समय दे दो बस, आवाज़ बिल्कुल ठीक करवाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी मंडे को पेपर देना इकोनॉमिक्स का, आकर बिंदास होके सो जाना और रात को उठना, फिर अपनी अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना क्या कर देना, शुरू कर देना, ठीक है। अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना क्या कर देना, शुरू कर देना फिर, है ना, ठीक है।
अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, आराम करना एक दिन आराम से तसल्ली से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आराम करने का समय नहीं है ना। तुम्हारे साथ मैं भी लगा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं हमारी भी क्लासेस इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि हमें भी मैनेज करना पड़ रहा है, लेकिन सब आप लोगों के लिए वर्थ इट है। आप लोग के मार्क्स आ जाएंगे तो वो उसके बाद फिर चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती है, उससे ज़्यादा वर्थ इट पे कुछ नहीं रहता है। अब क्लियर है क्या आवाज़? अब आवाज़ क्लियर है क्या? चलिए अब क्लियर है आवाज़? अब सबको सुनाई दे रहा है कि अब ठीक है? चलिए वॉइस क्लियर। चलिए तो भैया नेशे इनकम से क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। नेशे इनकम से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनेंगे आपके मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशे इनकम से। कहाँ से? राइट तो आपके नेशे इनकम से क्वेश्चन बनेगा वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। ये तीनों टाइप के मेथड्स आप लोग के साथ आज डिस्कस करके जा रहा हूँ और ये तीनों मेथड्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाला है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो दूसरा चैप्टर बनता है आपका मनी एंड बैंकिंग का। कौन सा चैप्टर बनता है आप लोगों का? मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर बनता है। और मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर से अगर खासकर बात की जाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो जनरली मनी सप्लाई का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस तरह से, राइट, मनी सप्लाई का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए तो मनी क्रिएशन का। किसका क्वेश्चन आएगा? मनी क्रिएशन का क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जाता है, जिसके अंदर जनरली आप लोगों को रेट्स वगैरह दे रखे होते हैं। जैसे कि आपके पास बोल देगा कि लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो आपका 10% है, या फिर लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो आपका 15% है, 10% है, 15% है। इस तरह से आपको बता देगा पेपर के अंदर कि भैया ये दे रखा है, आप बताइए कि इसके अकॉर्डिंग कि भैया कितना मनी जो है वो जनरली क्रिएट हो रहा है, या फिर मनी क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है। LRR वगैरह दे रखा होगा, CRR दे रखा होगा, SLR दे रखा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है आपके पेपर के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए मनी एंड बैंकिंग के अंदर से यहाँ से बात बनेगी। उसके बाद आप लोगों से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जनरली क्वेश्चन किस चीज़ का रहता है? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। क्वेश्चन के अंदर आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा होता है ना। क्या दे रखा होता है? कंजप्शन फंक्शन दे रखा होता है। आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग फंक्शन दे रखा होता है, जैसे कि MPC दे देगा, MPS दे देगा। उसके बाद आप लोगों को ऑटोनोमस कंजप्शन दे देगा और इक्विलिब्रियम लेवल पर आपसे पूछेगा, राइट। इक्विलिब्रियम लेवल पर आप लोगों से क्या करेगा? पूछेगा। इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या पूछेगा? आप लोगों से पूछेगा कि इनकम बताइए कितनी होनी चाहिए, राइट। पूछा जाएगा कि कितनी आप लोग की इनकम होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बन सकता है। उसके बाद आपके पास डेफिसिट से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट निकालो, है ना, फिस्कल डेफिसिट निकालो। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आप लोगों के बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे वो कहाँ से करेंगे? नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोगों के साथ करवाने का प्रयास करूंगा। अब नेशनल इनकम की अगर बात की जाए तो नेशनल इनकम के क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप लोग को ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आप लोग के लिए यहाँ पर ज़रूर लिख कर लाया हूँ, या फिर जो चीज़ें आपकी यहाँ से उठाई हुई है बिल्कुल। और क्या है, सबसे पहले आपके पास जैसे कि डोमेस्टिक इनकम दे रखी है। डोमेस्टिक इनकम NDP एड फैक्टर कॉस्ट होता है। फिर आपके पास क्या होता है? NFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। और तीसरा आपके पास कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, राइट। मिक्स्ड इनकम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज के अंदर क्या आता है? ये जनरली इनकम मेथड की बात कर रहा है। कौन से मेथड की बात कर रही है? इनकम मेथड की बात कर रहा है। और इनकम मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? अगर मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है, नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर क्या क्या चीज़ें जो है वो मुझे बिल्कुल यहाँ पर क्या रखनी चाहिए? ध्यान में रखनी चाहिए। व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले नेशनल इनकम निकालेंगे, वो होती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारे पास आता है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। क्या आता है? कंपनसेशन आता है। साथ ही साथ में हम लोग इसके अंदर मिक्स्ड इनकम ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस से कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग सरप्लस को कंप्यूट करके बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो कितना आना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस भी आप लोगों से पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस बता दो कितना आने वाला है। ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या क्या एलिमेंट होते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है। रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। क्या आता है? रेंट आता है, रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट के अंदर भी फिर 3 टाइप के एलिमेंट आप लोग के देखने को मिलते हैं। चाहे आप लोग को डिविडेंड यहां पर देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिविडेंड आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद डिविडेंड की बात की जाए आपसे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट। और तीसरा आपको देखने के लिए मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या देखने को मिलता है? कॉर्पोरेट टैक्स। ये तीन चीजें आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलती है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। ये तीन चीज़ें यहाँ पर मिलती है। और कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछता है कि प्रॉफिट जो है दिए गए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को क्या कर दो, कंप्यूट कर दो और प्रॉफिट को निकाल के बता दो कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग बोल लेते हैं आप लोग, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट, राइट, और रॉयल्टी। अब प्रॉफिट की बात किया तो प्रॉफिट के अंदर क्या आता है? डिविडेंड आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स बोल लो, बिजनेस टैक्स बोल लो, अलग अलग नाम से इसे बोला जाता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, किसी भी नाम से अगर इसे बोला जाता है तो मतलब एक ही है कि ये बात कर रहा है रिटेन्ड अर्निंग की, राइट। तो ये चीज़ें आप लोग को जरूर क्या करनी है? कंसिडर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये आपके पास एक सेकेंड इमेज है। जब सैलरीज की अगर बात की जाए तो सैलरी के अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, सैलरी के अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड जो है वो नहीं किया जाता है, क्या क्या चीज़ें सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, उसके बारे में चर्चा करता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सर, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ की मैंने आपको बात करी थी। तो कंपनसेशन के अंदर हम किसको बात करते हैं? हम जनरली इंक्लूड करते हैं सैलरीज को। किसको इंक्लूड करते हैं? सैलरीज और वेजेस को हमारी इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो सैलरीज एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन दिस, है ना। और सैलरी जो है वो कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है ना। और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और इसके अंदर क्या है? जैसे कि कैजुअलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड पेंशन प्रोविजंस, ये सारी चीजें मैंने आप लोग के साथ काफी ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट, राइट, ये सारी चीजें आती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारे पास क्या आता है? ये तीन एलिमेंट आते हैं, ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, राइट। और क्या आपके पास? मिक्स्ड इनकम यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप लोग के क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं तो इनके आंसर्स आप लोगों को करवाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले आप सब लोगों ने इस क्वेश्चंस का आंसर जो है फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बोला गया कि भैया आप सबसे पहले कैलकुलेट करके बताइए ऑपरेटिंग सरप्लस को। क्या करके बताइए? ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करके बताइए। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं और नेशनल इनकम के अंदर अगर इनकम मेथड की बात की जाए तो इनकम मेथड्स के अंदर हमारे पास जनरली फैक्टर इनकम को इसके अंदर क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। हम फैक्टर इनकम की क्या करते हैं? बात करते हैं। और जब मैं फैक्टर इनकम की बात करता हूं तो फैक्टर इनकम के हमारे पास कितने एलिमेंट जनरली देखने को मिलते हैं? 4, राइट। एक हमारे पास आता है रेंट, क्या आता है? रेंट आता है। दूसरा हमारे पास क्या आता है? वेजिस आता है। तीसरा हमारे पास क्या आता है? रेंट आता है, वेजिस आता है, इंटरेस्ट की इनकम हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है। और चौथा हमें क्या देखने के लिए मिलता है? प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। ये 4 चीज़ें हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। क्या देखने को मिलती है? 4 चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिलती है, राइट। पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में अपन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा कि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। होता है या नहीं होता है? चलिए अब फटाफट से आप लोगों ने मुझे ये बताना है, क्या बताना है यहां पर कि सर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा इसके अंदर और डोमेस्टिक इनकम हमारी कैसे निकलेगी इसके अंदर। हमें 2 चीजें यहां पर कंप्यूट करनी है, एक ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्यूट करना है, दूसरा हमारे पास यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। यहां पर हमारे पास कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज दे रखा है कितना? 2000। रेंट एंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 800 रुपए का। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें ले रखे हैं कितने के? 120 के। कॉर्पोरेट टैक्स हमें दे रखा है 460 का। कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल। अब एक चीज याद रखना, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो वर्ड यहां पर लिखा गया है ना, ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, ये बेसिकली बात करता है किसके बारे में? डेप्रिसिएशन की। किसकी बात कर रहा है? ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बता रखी है कितनी है? 20 है। कितनी दे रखी है वैल्यू यहाँ पर? डेप्रिसिएशन की 20 दे रखी है। सब्सिडीज की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 20। डिविडेंड की वैल्यू आप लोगों को यहाँ दे रखी है 940। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आप लोगों के पास यहाँ दे रखा है 300। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप लोगों को दे रखा है 150। मिक्स्ड इनकम के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बता रखा है, मिक्स्ड इनकम आपके पास कितनी है?
200 है, राइट। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम जो है वो कंप्यूट करनी है कि डोमेस्टिक इनकम कितनी आती है। अब बच्चे आंसर करने लग रहे हैं, बच्चे फटाफट से आंसर करने लग रहे हैं, तो फटाफट से एक बार आंसर देखेंगे भी और आप लोग को बताएंगे भी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए और राइट आंसर जो है इसका क्या निकल कर आता है, राइट। लेकिन फटाफट से एक बार सारे बच्चे बता दो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और फटाफट से एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर भी कर दो भाई। बहुत बढ़िया, धनंजय सिंह का आंसर आ चुका है कि सर 2500 और 4700 आंसर होना चाहिए। इसका कितना आंसर होना चाहिए? धनंजय कह रहे हैं कि सर 2500 और 4700 आंसर जो है वो इसका आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं 2500 और 4700 इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। लेकिन पहले सारे बच्चे एक बार कंप्यूट करके बताओ, सारे बच्चे एक बार कंप्यूट करके बताओ कि सर इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकल कर आ रहा है, राइट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर एक तो रेंट एंड इंटरेस्ट की इनकम ऐड होगी, ठीक है सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग भूल जाओ, अभी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चाहिए, राइट। कॉर्पोरेट टैक्स चाहिए अपन लोगों को क्या निकालने के लिए? अपन लोगों को प्रॉफिट का एलिमेंट निकालने के लिए, राइट। तो ये चलो देखे क्या, चलिए देखे क्या इसका फटाफट से बताओ भैया, देखिएगा इसका आंसर। चलिए सर, तो ये रहा आप लोग का आंसर। तो हमें पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट की बात की जाती है, इसके अंदर प्रॉफिट भी आप लोगों से पूछा गया है क्या पहले, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बात की जाती है तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी ऑलरेडी आप लोग को बताया कि प्रॉफिट का मतलब होता है डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये हमें ऐड करना पड़ता है। इसके अंदर क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर डिविडेंड की वैल्यू आपको दे रखी है 940। डिविडेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? यहाँ पर 940 की वैल्यू डिविडेंड की दे रखी है, ठीक है सर। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास कितने का है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितने की है? 300 रुपए की है। क्या हमें कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर दे रखा है क्या यहाँ पर हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है क्या? ये दे रखा कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 460 रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ओवरऑल जो मेरी वैल्यू आती है प्रॉफिट की वो कितनी आएगी? 940 और 60 कितने हो गए? 1000 और 1400 और 1700 वैल्यू जो है वो मेरी निकल कर आती है किसकी? प्रॉफिट की। किसकी वैल्यू निकल कर आती है? प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आती है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है? और मुझे रेंट और इंटरेस्ट की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। क्या करने के लिए? ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए। ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए सर हमें सबसे पहले प्रॉफिट वाले एलिमेंट को यानी कि 1700 मैंने क्या किया? ऐड किया। 1700 के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारे रेंट और इंटरेस्ट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। रेंट और इंटरेस्ट की वैल्यू इसके ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर और क्या चाहिए होगा? और इसके अंदर हम लोगों को चाहिए, राइट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज वेजेस इसके अंदर जल्दी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कंप्यूट करी। कितनी वैल्यू कंप्यूट करी? 1700 कंप्यूट करी। इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है और रॉयल्टी की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, यानी कि ओवरऑल 1700 प्लस 800, 1700 प्लस 800 इसके अलावा कुछ और वैल्यू हमारे पास या नहीं है। तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी? 2500 आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अंदर कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, यानी कि सैलरीज और वेजेस को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ऐड करते हैं। और सैलरीज और वेजेस को ऐड करना है, मिक्स्ड इनकम को हम लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब सबसे पहले समझ लो क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज को ऐड करना पड़ेगा, मिक्स्ड इनकम को ऐड करना पड़ेगा और ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोगों को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। आप लोग जब इसे इंक्लूड करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला 2500 रुपए का। कितने का निकाला ऑपरेटिंग सरप्लस? 2500 रुपए का निकाला। कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज आप लोगों ने निकाले 2000 रुपए के। कितने के निकाले आपने? 2000 रुपए के। मिक्स्ड इनकम आप लोगों के पास दे रखी है 200 रुपए की। कितने की दे रखी है? 200 रुपए की। तो ओवरऑल जो आप लोगों का डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी वो कितने की निकल कर आएगी? 4700 रुपए की निकल कर आएगी। कितने की निकल कर आएगी? 4700 रुपए की इनकम आप लोग की यहाँ पर कंप्यूट होती है, आप लोग को नजर आएगी। तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस 2500 रुपए, ऑपरेटिंग सरप्लस 2500 रुपए, डोमेस्टिक इनकम 4700 रुपए। कितनी? 4700 रुपए। तो 2500 रुपए और 4700 रुपए क्या है? इसका राइट आंसर रहने वाला है। जिस भी बच्चे ने 2500 और 4700 इसका आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और, राइट,
सर CUT महापैक ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हो बेटा, राइट। अगर डिटेल में अगर आप लोग को चर्चा करनी है तो इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर भी आप लोग को नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है। कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज आप लोग को दे रखा है, प्रॉफिट आप लोग को दे रखा है, रेंट आप लोग को दे रखा है, इंटरेस्ट आप लोग को दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ दिस सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, मिक्स्ड इनकम क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, राइट। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इनकम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको सेपरेट नहीं कर सकते या फिर सेग्रीगेट नहीं कर सकते, राइट। क्या नहीं कर सकते? सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हमारे द्वारा इसको क्या नहीं किया जा सकता है? रिमूव नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट रिमूव और वी कैन नॉट सेग्रीगेट, राइट। हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं किसको? राइट, रेंट, सैलरीज और अपना क्या बोलते हैं इंटरेस्ट और प्रॉफिट के जो एलिमेंट है इसको एक दूसरे से सेपरेट जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसको एक दूसरे से अलग हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे मिक्स्ड इनकम ऑफ दिस सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर रख लेते हैं और इसे सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर यहाँ पर रखा जाता है। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द अब्रॉड 200 रुपये की है। नेट एक्सपोर्ट हमारे पास -100 रुपये का है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 1500 रुपये का है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, नेट इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड है बेटा, यहाँ पर क्या है? टू अब्रॉड है। अब यहां पर याद रखना, जब भी आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात की जाती है वहां पर दो एलिमेंट होते हैं। एक एलिमेंट होता है हमारे पास फ्रॉम का और एक एलिमेंट होता है हमारे पास टू का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि हमारे पास कितना पैसा बाहर से आया, पॉजिटिव तौर पर दिखाया जाएगा। टू का मतलब होता है कि हमारे यहां से कितना पैसा गया, इसको नेगेटिव के तौर पर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? नेगेटिव के तौर पर हम लोग इसको कंप्यूट करते हैं। और ओवरऑल जो हमारी इनकम आती है उसको क्या बोला जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला जाता है, NFI ये बोला जाता है। और वो कैसे निकलती है? फ्रॉम में से हम लोग जब क्या करते हैं, टू वाली इनकम को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब फ्रॉम में से टू को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो NFI निकाला जाता है। बच्चे आंसर निकालने लग रहे हैं कि सर 10,350 इसका राइट आंसर होगा, 10,350 इसका राइट आंसर होगा। आजा देख लेते हैं। लो भैया, जो भी 350 बोल रहे हैं, राइट, उनका आंसर यहाँ पर क्या है? गलत है। क्यों गलत हो गया आंसर? क्योंकि आप लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पर नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है। नेशनल इनकम सब लोगों ने निकाल दी। चलो भैया, नेशनल इनकम तो बिल्कुल सबकी क्लियर है, सही निकाल दी। अब मुझे एक बार सबसे पहले दो चीज़ें आप लोग यहाँ पर निकाल के दिखाओ। एक तो आप लोग मुझे डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाओ, एक आप सब लोग मुझे डोमेस्टिक इनकम निकाल के दिखाओ, और दूसरी चीज़ आप लोग मुझे क्या करके दिखाओ? नेशनल इनकम को कंप्यूट करके बताओ। क्या कंप्यूट करके बताओ? नेशनल इनकम को कंप्यूट करके बताओ कि डोमेस्टिक इनकम कितनी है और नेशनल इनकम कितनी है, राइट। 13,350, 10,350, 10,350, 10,290, छी। चलिए तो बच्चों एक बार देख लेते हैं। देखो भैया यहाँ पर है ना, हमें पता है कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। उसी तरह से अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूँ तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम के अंदर सैलरी आ जाएगी हमारी, है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास रेंट आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास राइट इंटरेस्ट की इनकम आ जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हमारे पास मिक्स्ड इनकम हम लोगों को दे रखी है, क्या दे रखी है? मिक्स्ड इनकम अगर हमारे पास दे रखी है तो मिक्स्ड इनकम को भी इसके अंदर क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। वी विल बी इंक्लूडिंग दी मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को भी इसके अंदर क्या करते हैं अपन लोग? इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? मिक्स्ड इनकम को भी यहाँ पर इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो मिक्स्ड इनकम को भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज कितना दे रखा है आपको? 2,000 दे रखा है। प्रॉफिट आप लोग को दे रखा है कितने का? 800 रुपये का। रेंट की इनकम आप लोग के पास दे रखी है 300 रुपये की। इंटरेस्ट की इनकम आप लोग को दे रखी है 250 रुपये की। ठीक है सर। मिक्स्ड इनकम जो है वो दे रखी है आपको 7,000 रुपये की। नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड भूल जाओ, नेट एक्सपोर्ट भूल जाओ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भूल जाओ, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। यहाँ पर टू अब्रॉड है। कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बात कर रहा है डेप्रिसिएशन की। किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐड किया, मिक्स्ड इनकम को ऐड किया, रेंट को ऐड किया, इंटरेस्ट को ऐड किया और प्रॉफिट को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई आप लोग की, वो कितनी निकल कर आई? 10,350। कितनी निकल कर आई? 10,350 रुपये की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर कंप्यूट करी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को इसके अंदर चाहिए था, क्या चाहिए था? इसके अंदर आप लोगों ने निकालना है, राइट, आपको
NFIA की तरफ जाना है, राइट। आप लोग को क्या करना है, NDP एट फैक्टर कोस्ट से, NDP एट फैक्टर कोस्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट की तरफ जाना है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का फर्क होता है, NFIA का फर्क होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फर्क होता है। NFIA को आप लोग को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप लोग की निकल कर आती है नेशनल इनकम। क्या निकल कर आ जाएगी, आप लोगों की नेशनल इनकम यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। अब इसके लिए आपको नेट फैक्टर इनकम ऑफ यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड है, कितना हम लोगों ने पैसा जो है ट्रांसफर किया, 200, है ना। और इसके अलावा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो ओवरऑल इनकम जो भेजी गई वो कितनी है, 60 रुपये की है, ठीक है। कितने की है, 60 रुपये की है। और ये करंट ट्रांसफर्स की बात कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, नेट इनकम और नेट फैक्टर इनकम जो कि हमने अब्रॉड भेजी है, ओवरऑल उसकी बात करेंगे। तो उसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब अपनी यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगी तो ओवरऑल जो अपनी नेशनल इनकम है वो कितनी निकल कर आएगी, 10,290 रुपये की निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी, 10,290 रुपये की इनकम यहाँ पर निकलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप लोगों को NNP एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, NNP एट मार्केट प्राइस आप लोग को कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसके अंदर निकालेंगे, क्या आप निकालने वाले हैं NDP एट फैक्टर कोस्ट। NDP एट फैक्टर कोस्ट से आप लोग क्या निकालने वाले हैं, NNP एट मार्केट प्राइस। क्या निकालने वाले हैं, NNP एट मार्केट प्राइस निकालने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास क्या, NDP एट फैक्टर कोस्ट निकालो, NDP एट फैक्टर कोस्ट से NNP एट मार्केट प्राइस निकालो। और NNP एट मार्केट प्राइस में से आप लोगों को निकालना क्या है, NNP एट फैक्टर कोस्ट निकालो, राइट। और NNP एट फैक्टर कोस्ट से फिर आप लोग निकाल लो क्या, अपना NNP एट मार्केट प्राइस। क्या निकाल लो, NNP एट मार्केट प्राइस निकाल लो। क्या ये निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट आप लोग को निकालना पड़ेगा। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट निकालकर आपको सिंपली इसके अंदर क्या करना है, NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसके अंदर ऐड करना है। और NFIA को ऐड करने के बाद आपको जो फैक्टर कॉस्ट है उससे किसकी तरफ जाना है, मार्केट प्राइस की तरफ जाना है। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बेसिकली डिफरेंस किसका होता है, NIT का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। तो NIT का एलिमेंट आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब फटाफट से एक बार सारे बच्चे कंप्यूट करके बताओ कि यहाँ पर आप लोगों की जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, जिसको कि NNP एट मार्केट प्राइस बोला गया, उसका आंसर कितना आने वाला है। बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। धनंजय सिंह कह रहे हैं 990 होना चाहिए, राइट। जाट रिशु, बातें बाद में, क्वेश्चन करो पहले, क्वेश्चन करो भाई सारे बच्चे, बातें बाद में करो, क्वेश्चन करो पहले सब, राइट। क्वेश्चन निकालो सारे। तो यहां पर क्या करो भैया, सबसे पहले NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। और NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज ऐड होगा सर, उसके अंदर कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज ऐड होगा। मिक्स्ड इनकम ऐड होने वाली, कितने की मिक्स्ड इनकम ऐड होने वाली, 600 की। प्रॉफिट का एलिमेंट उसके अंदर ऐड होगा 80। रेंट उसके अंदर ऐड होगा कितना, 30। इंटरेस्ट की इनकम उसके अंदर ऐड होगी कितना, 40, राइट। इसके अलावा कुछ और भी आएगा क्या, नहीं आएगा सर। इसको ऐड करो सबसे पहले, और इसको ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर कितना है, 250 प्लस 600 प्लस 300। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड किया, टोटल ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, 1000 आई। इसके अंदर NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है, यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसके अलावा कुछ और दे रखा है क्या, नेट एक्सपोर्ट, राइट, हमें दे रखा है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल हमें दे रखा है 20, यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमें दे रखी है 10 की। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, राइट, कितना हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया अब्रॉड को, उसकी वैल्यू बता रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, हमें NDP एट फैक्टर कॉस्ट में NFIA को ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितनी हमने इनकम जो है वो बाहर को भेजी, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो 1000, और ओवरऑल वैल्यू की अगर बात की जाए तो हमारी पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितने, 0, लेकिन टू अब्रॉड की वैल्यू कितने, -10, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस का 10 जो होगा बेटा वो यहां पर क्या होगा,
ऐड होगा, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू मेरी निकल कर आएगी, वो कितने निकल कर आएगी, 1010 निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी, 1010 जो है वो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आने वाली है। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर जाने के लिए मुझे सबसे पहले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर मुझे ऐड कर देना चाहिए किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1010, और 1010 के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 10 आती है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1020 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 1020 जो है वो इसका आंसर आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है, 1020 आंसर आने वाला है। 1020 के अलावा अगर आप लोग कुछ और आंसर कर रहे हो गलत है। 1020 जो है बिल्कुल इसका क्या है, सही आंसर है बच्चे। क्या आंसर है इसका, राइट। 1020 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट दे रखे है। अब ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला हूं, अब सब बच्चे फटाफट से इसके आंसर बताने वाले हैं, राइट। जल्दी से चलिए भैया, सारे बच्चे एक बार फटाफट से इसका आंसर बताओ मुझे, फटाफट से बताओ कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। इतनी बार ये क्वेश्चंस करवा दिया, अब बार बार ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। फिर फटाफट से एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताओ। कहता है प्रॉफिट आपको दे रखा है 1000 का, मिक्स्ड इनकम फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड 15000, डिविडेंड इनकम आपको 200 दे रखी है, इंटरेस्ट आपको 400 रुपए का दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज आपको 7000 रुपए का दे रखा है, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है 100 रुपए की, कंपनसेशन ऑफ द फिक्स कैपिटल 400 रुपए दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट आप लोग के पास दे रखे हैं कितने के, -200 के, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 800 के हैं, नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है आपको दे रखा है। आपको कंप्यूट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम यहां पर कंप्यूट करके बताओ कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए। कुणाल वैश्वनी का आंसर आ रहा है 23,200, 23,200। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों निकाल के दिखाओ। इस क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों कंप्यूट करके बताओ। कंप्यूट नेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम दोनों। चलिए फटाफट से कंप्यूट करके बताओ। सर सुनो, किरण नामदेव कह रही है, बताओ बेटा सुनाओ। 23,900, 23,900, 23,900। देखें क्या आंसर, चलिए आंसर देखें, आंसर कंप्यूट करें। क्या क्या आंसर रहने वाला है इसका, 24,300। अपर्णा चतुर्वेदी का आंसर आया 24,300 होगा सर। 24,100, 24,000, 23,900, 23,800। देखो इतने वेरिएशंस आ रहे हैं आंसर के अंदर, आंसर्स के अंदर इतने ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं बच्चों के आंसर्स में इतने वेरिएशन कैसे 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 कैसे। चलिए सर, तो सबसे पहले अगर डोमेस्टिक इनकम की बात किया है तो डोमेस्टिक इनकम हमारी आ जाएगी कितनी, 23,900 की। कितनी आएगी डोमेस्टिक इनकम, 23,900 की डोमेस्टिक इनकम हमारी निकल कर आने वाली है। कितने की आने वाली है, 23,900 की डोमेस्टिक इनकम हमारी निकल कर आने वाली है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी बता चुका हूं। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम के अंदर एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए सर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, अगेन आप लोगों के लिए यहाँ पर कंपनसेशन वाला क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे क्या, आगे चलें इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे क्या। आश मोहम्मद कह रहे सर मैं बोला ना सर कि 23,900 जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्या बात है भैया। हाँ चौधरी साहब मैं भी सिंगल हूं, आई एम ऑल्सो सिंगल। चलिए चले क्या आगे चलें फटाफट बताओ आगे चलें, आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। क्या सारे बच्चे बताओ एक बार। चलिए ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में आएगा तो कर लेंगे ये क्वेश्चंस। चलिए सर अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और लेकर आया हूं। हाँ ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो 6 मार्कर के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई। किस फॉर्म में आएगा, 6 मार्कर के फॉर्म में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा।
अच्छा क्वेश्चन है, सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस, आप लोग देखिए फटाफट से यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे पहले बेटा नेट डोमेस्टिक इनकम जो है वो कंप्यूट कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो है वो कंप्यूट कर लो, नेट नेशनल इनकम जो है वो कंप्यूट कर लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है वो कंप्यूट कर लो। ये चार चीजें आप लोग को यहाँ पर कंप्यूट करनी है। क्या करनी है? ये चार चीजें। चलिए अब मजा आ रहा है सॉल्यूशन करने में, तो बताओ भैया इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर कर दो और फटाफट से सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बता दो इसका। क्या करो, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। चलिए सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। चलिए सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेट नेशनल इनकम निकालनी है, और आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये निकालना है। ये चार चीजें आप लोग को कंप्यूट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना पेपर के अंदर, राइट, तो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। पहली बात तो ये है, क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि 6 मार्कर के फॉर्म में ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंस जाएगा आपके पेपर के अंदर। ठीक है, चलो चलिए 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 फटाफट से। 62,000 क्या बात है। बासठ हजार, सब बच्चों ने लगभग आंसर निकाल दिया है। 62,000 डोमेस्टिक इनकम उनके द्वारा निकाली गई है। नेशनल इनकम उन लोगों ने निकाल ली होगी, कितने निकाली होगी? राइट, नेट डोमेस्टिक इनकम आप लोगों ने निकाली। राइट, उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा गया है? ग्रोस डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमारा निकल जाता है तो हम लोग इससे GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि नेट नेशनल के बीच में नेट और जो हमारे पास ग्रोस है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है? डेप्रिसिएशन का होता है। तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन इन दिस। क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को ऐड करते ही हमारे पास जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या फिर ग्रोस डोमेस्टिक इनकम है वो निकल कर आ जाएगी। नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए, यानी कि NNP निकालने के लिए, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा और हमारी निकल कर आ जाएगी क्या? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकल कर आएगी इससे? हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आने वाली है। तो फटाफट से एक बार निकाल के दिखाओ सारे बच्चे। चलिए, तो ये रहा बेटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन को ऐड किया। डेप्रिसिएशन यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितने का डेप्रिसिएशन दे रखा है? 1700 रुपये का यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताई हुई है। और जब 1700 रुपये की वैल्यू यहाँ पर डेप्रिसिएशन के तौर पर आप लोग को बता रखी है, दे रखी है, तो इस वैल्यू को उसके अंदर क्या कर दो? इंक्लूड कर दो, ऐड कर दो। और इसको ऐड करने के बाद आप लोगों की ये वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? यहाँ पर 62,000 प्लस डेप्रिसिएशन 63,700 आपकी वैल्यू निकल कर आई। और नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो। और NFIA निकालने के लिए यहाँ पर देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -300 दे रखी है। राइट, कितनी दे रखी है? -300 दे रखी है। कितनी दे रखी है? -300 दे रखी है। तो इसको क्या करो? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो। तो ओवरऑल आपकी नेट नेशनल इनकम यहाँ पर निकल कर आएगी। और नेट नेशनल इनकम 68,900 करोड़ रुपए की निकल कर आएगी। कितने की निकल कर आएगी? 68,900 करोड़ रुपए की निकल कर आएगी। क्लियर है? चलिए सर, अब इसके आगे चलिए एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है? एक क्वेश्चन और 62,000, 63,700, 61,700, 59,200। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार भैया, शानदार, बहुत जबरदस्त, बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन का आंसर एक बार फटाफट से सारे बच्चे निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? अगले क्वेश्चन का एक बार सारे बच्चे आंसर निकाल के दिखाओ। यहां पर आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप लोग को दे दिया। कितने का दे दिया? 1000 का दे दिया। पूछा है क्या है? आपसे पूछा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन के अंदर क्या कंप्यूट करके बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्यूट करके बताओ कि ऑपरेटिंग सरप्लस कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग सरप्लस? फटाफट से एक बार कंप्यूट करके बताओ सारे बच्चे कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दिखाओ। यानी कि इसके अंदर आपको रेंट ऐड करना है, आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है? इंटरेस्ट ऐड करना है, और आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है? प्रॉफिट ऐड करना है, और साथ ही साथ में अगर रॉयल्टी है तो रॉयल्टी ऐड करनी पड़ेगी भैया। क्लियर है?
फटाफट से निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस, क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल के दिखाओ सारे बच्चे, कैलकुलेट। चलिए फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए भाई सारे बच्चे, फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके बताओ सारे बच्चे। अब सर दिक्कत वाली बात पता है क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप लोग जरा ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि इसके अंदर हमें वेजेस और सैलरीज तो बता रखी है, फिक्स कैपिटल का कंजप्शन यानी कि डेप्रिसिएशन तो हमें बता रखा है कि डेप्रिसिएशन कितना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या है, मिसिंग है। वो चीज़ें पहले आप लोग को कंप्यूट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, राइट। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी दे रखा है। तो आइए भैया देख लीजिए इसको कैसे करना है। देखिए सर, सबसे पहले हमें क्या करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी। और डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी इसके अंदर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हमारे पास जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा और इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करूंगा। हाँ है ना, जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आया, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मैंने निकाला और इसकी वैल्यू निकल कर आती है 860 रुपये। कितने की वैल्यू निकल कर आती है, 860 रुपये की वैल्यू। और हमें यह पता है कि अगर मैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं तो इसके अंदर हम लोग वेजेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट के एलिमेंट की बात करते हैं। और इसके अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रॉयल्टी की बात करते हैं, राइट। और रेंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन ऐड किया जा रहा है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, हाँ या ना। तो भैया सबसे पहले वेजेस की अगर बात किया है तो वेजेस की वैल्यू ज़्यादा निकल कर आएगी। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वेजेस एंड सैलरी के साथ साथ कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 400 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन है वेजेस और सैलरी का। कितना सर, वेजेस और सैलरी 400 रुपये है। लेकिन इसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की तरफ से भी तो किया गया है। कितने का किया गया है, 60 रुपये का, राइट। एम्प्लॉयर की तरफ कितना किया गया है, 100 रुपये का। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके अंदर, एम्प्लॉय की, राइट, एम्प्लॉय के सोशल बेनिफिट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है 100 रुपये का, इसको क्या किया जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो वेजेस कितने की थी हमारी, 400 रुपये की वेजेस थी। और 400 रुपये की वेजेस के अंदर 100 रुपये का जो एलिमेंट है वो हमारे द्वारा यूज़ किया जाएगा। और ओवरऑल वैल्यू कितने निकल कर आएगी, 500 रुपये की वैल्यू निकल कर आएगी। कितने की निकल कर आएगी, 500 रुपये की वैल्यू या वेजेस की यहाँ पर आप लोग की निकल कर आने वाली है। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, 910 निकाली थी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना हमारे पास, 500 है। मिक्स्ड इनकम की बात की गई है, कितने की दे रखी है, 200 की दे रखी है। और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस 860 में से हमें 70 को क्या करना पड़ेगा, 700 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और 860 में से जब 700 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 160 रुपये की वैल्यू आती है। कितने की आती है, 160 रुपये की वैल्यू निकल कर आती है हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस की। भाई अगर तुम इस क्वेश्चन की बात करने लग रहे हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर नहीं दिया गया है, पहले ये समझ लो। यहां पर ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर नहीं बताया गया है। कैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर दिया गया है। पहले आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दी, क्या दे दी आपको, यहां पर जीएनपी एट मार्केट प्राइस दे दी। तो
जीएनपी एट मार्केट प्राइस से सबसे पहले आप लोगों को याद रखना, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से सबसे पहले आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम आप लोग को यहाँ पर कंप्यूट करनी पड़ेगी सबसे पहले। फिर आप लोगों को इसके अंदर देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। वो कंपोनेंट्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? वो कंपोनेंट्स आप लोग को देखने पड़ेंगे और उन कंपोनेंट्स के अंदर आप लोग को सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। वेजिस के साथ साथ आप लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या निकालना पड़ेगा आपको इसके अंदर? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है? बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो हमारी रॉयल्टी हो, चाहे वो हमारे पास इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है। इसको इंक्लूड करने वाले हैं। आरती सर, सर NFIA माइनस होना चाहिए बिकॉज NP देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अच्छा नेशनल दे रखा है ना, हाँ कोई बात नहीं बच्चे, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, नेशनल दे रखा है तो नेशनल से हमें किसकी तरफ जाना है? डोमेस्टिक की तरफ जाना है। नेशनल से हमें किसकी तरफ जाना है? डोमेस्टिक की तरफ जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जब हम जाएंगे तो माइनस करेंगे किसे? NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। तो इसके अंदर क्या ऐड कर रखा है? क्या हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब तो कोई फिक्स टाइम नहीं है बेटा, सुबह होती है, शाम को होती है, और अब तो क्या ही फिक्स टाइम। अब तो आप लोगों से अलविदा कहने का समय भी आ चुका है, राइट। चलिए बिल्कुल सर, NFIA माइनस होगा। इसमें से क्या होगा? NFIA माइनस होगा। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को यार? चलिए सर करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को अगर करके दिखाते हैं तो क्या दे रखा है हमें? सबसे पहले देखो, GNP एट मार्केट प्राइस क्या वैल्यू निकल कर आएगी? GNP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू निकल दे रखी है हमें। GNP एट मार्केट प्राइस की वैल्यू हमें दे रखी है 1000। कितनी दे रखी है हमें? 1000 की वैल्यू दे रखी है। इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही तो है बेटा। यहां पर आप लोग जरा ध्यान से देखो ना, तो यहां पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है -10, राइट। कितने की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर? -10 की वैल्यू दे रखी है आप लोग को यहाँ पर, ठीक है ना। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि बाहर कितना पैसा भेजा गया? -10। तो GNP एट मार्केट प्राइस ठीक तो है बेटा? ठीक तो है, इसके अंदर गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है ये क्वेश्चन। क्यों सही है? क्योंकि भैया NDP एट फैक्टर कॉस्ट से, राइट, हमें सबसे पहले GNP एट मार्केट प्राइस चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हम NFIA की बात करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से कितना पैसा आया उसकी बात करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ कि बाहर से कितना पैसा हमारे पास आया, उसमें से हम लोग उस पैसे को माइनस करते हैं जो पैसा हमारे द्वारा यहां से बेचा गया। तो 2 की बात कर रहा है, और 2 का मतलब क्या हुआ कि भैया हमने कितना पैसा बाहर को भेजा, है ना। तो ये ऐड होगी, राइट, बाकी माइनस होगा, ये ऐड होगा, राइट। तो इसको हम लोगों ने ओवरऑल वैल्यू इसकी यहां से क्या करी? कंप्यूट करी, ठीक है। सही है ये क्वेश्चन, करेक्ट है ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को क्या करिए? कंप्यूट करिए। अगर टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ द इनिशियल अमाउंट इज 700 करोड़ रुपए, इनिशियल अमाउंट 700 करोड़ रुपए है, और आप लोगों को लीगल रिजर्व रेशियो आपको 10% का दे रखा है। लीगल रिजर्व रेशियो LRR की जो वैल्यू आप लोग को बता रखी है, वो LRR की वैल्यू यहां पर 10% दे रखी है। क्या दे रखी है? चलिए बताइए फटाफट से एक बार।
क्या बोला जा रहा है कि आपको वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। अगर टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट इज 700 करोड़, इनिशियल डिपॉजिट कितने का है, 700 करोड़ रुपए का है, तो LRR की वैल्यू आप लोगों ने कंप्यूट करनी है। क्या होगा, LRR की वैल्यू आप लोगों ने कंप्यूट करनी है। तो हमें पता है कि मनी मल्टीप्लायर, हम लोगों को क्या पता है कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, यानी कि 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, और 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 0.10, और अगर मैं इसको हटाता हूं तो कितना आएगा ऊपर 10, और नीचे वैल्यू हो जाएगी 10 गुना, कितने आएगी 10 गुना मनी क्रिएशन होगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि मनी मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर आपको दे रखा है, इनिशियल अमाउंट आपको दे रखा है, तो ओवरऑल आपको टोटल डिपॉजिट बतानी है। तो हमें पता है कि टोटल डिपॉजिट कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द टोटल डिपॉजिट। तो अगर मैं टोटल डिपॉजिट की बात करता हूं तो टोटल डिपॉजिट विल बी मनी मल्टीप्लायर, जब मैं मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, हमारी इनिशियल डिपॉजिट के साथ में, इनिशियल डिपॉजिट के साथ में जब मैं मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी निकली थी, हमारी 10 निकली थी, और इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू 700 थी। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आती है, 7000 करोड़ रुपए की निकल कर आती है। कितने की निकल कर आती है, 7000 करोड़ रुपए की निकल कर आती है। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी इसके अंदर, 7000 करोड़ इसकी ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 7000 करोड़ यहां पर वैल्यू निकल कर आने वाली है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे भैया, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, समझ लो। क्या बोलता है, कैलकुलेट द लीगल रिजर्व रेशियो इफ द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹500 करोड़ लीड्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ 4000 करोड़। राइट, क्या बोला जाता है कि भैया अगर आपको क्या करना है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। क्या निकालना है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर, कितना ज़्यादा मनी जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। और हमें ये पता है कि अगर मैं मनी मल्टीप्लायर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मनी मल्टीप्लायर की बात करता हूँ, तो मनी मल्टीप्लायर निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है कि कितना गुना पैसा आपका टोटली देखने को मिल रहा है। तो हमें पता है कि टोटल डिपॉजिट हमारे पास कितनी थी। हमें सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितनी है। टोटल डिपॉजिट में से मुझे इनिशियल डिपॉजिट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि भैया ओवरऑल पैसा जो है वो हमारा कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो हमारे पास जो टोटल डिपॉजिट थी वो 4000 करोड़ की थी, इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास 500 करोड़ की थी। तो टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो मेरा पैसा 8 गुना हो चुका है। कितना हो चुका है, 8 गुना हो चुका है। कितना हो चुका है, 8 गुना हो चुका है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। और हमें ये पता है कि जो मनी मल्टीप्लायर है, राइट, हमें ये पता है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो 1 अपॉन LRR के बराबर होती है, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर 1 अपॉन CRR और SLR जो भी दे रखा हो। लीगल रिजर्व रेशियो अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो प्लस CRR कैश रिजर्व रेशियो, इन दोनों को इसके अंदर ऐड किया जाता है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 8 है, राइट। 1 अपॉन LRR आप लोगों को निकालना है। तो LRR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, LRR की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5% होता है। तो 12.5% जो हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू जो इसके निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी, 12.5% की वैल्यू। कितने निकल कर आएगी, 12.5% की वैल्यू आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन अगेन कि अगर टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 12000, अगर ओवरऑल जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा वो 12000 है, और LRR आपके पास 25% है, तो आपको अब इनिशियल डिपॉजिट निकालना है कि इनिशियल कितना डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर हुआ, ओवरऑल इनिशियल डिपॉजिट कितना किया गया था, राइट। तो हमें ये पता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा पैसा जो है वो कितने गुना हो रहा है। तो हमें पता है कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, क्या होती है, 1 अपॉन LRR होती है। और हमें ये पता है कि 1 अपॉन 25% यहाँ पर बोल रहा है। अगर मैं गुना निकालना चाहूँ या फिर इसको नंबर में निकालना चाहूँ तो इसको किससे कर सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
तो हम लोग यहाँ पर ये समझ पाए कि यहाँ पर जो पैसा है हमारा वो कितना टाइम हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। पैसा कितना गुना हो रहा है, यहाँ पर 4 गुना पैसा आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपसे इनिशियल डिपॉजिट पूछा है, तो भैया अगर 4 गुना पैसा हो रहा है और 4 गुना पैसा होने के बाद जो उसकी वैल्यू निकल कर आती है वो कितने निकल कर आती है, 12,000 रुपये की वैल्यू कितने निकल कर आती है, 12,000 की। तो इनिशियल जो पैसा है वो कितना रहा होगा, 1 टाइम रहा होगा। तो 1 टाइम की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 12,000 डिवाइडेड बाय 4। कितना निकल कर आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 4। और 4 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3,000। कितना होगा भैया, ये 2 और यहाँ आएगा 6 और 2 और 3, 3,000। तो इनिशियल डिपॉजिट कितने का था, 3,000 रुपये का था। कितने का था इनिशियल डिपॉजिट, 3,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट था। व्हाट वाज द इनिशियल डिपॉजिट, तो इनिशियल डिपॉजिट वाज ऑफ 3,000 रुपीज़। कितने का था, 3,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट था। इनिशियल डिपॉजिट कितने का होगा, 3,000 रुपये का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एक इकॉनमी है और उस इकॉनमी के अंदर कंजप्शन फंक्शंस आप लोग को दे रखा है। कंजप्शन जो है वो कितनी है, वो है 300 प्लस 0.5y। कंजप्शन क्या है, 300 प्लस 0.5y। और इन्वेस्टमेंट अगर इसके अंदर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट टोटल 600 रुपये की है। कितने की है, 600 रुपये की है। जहां पर सी जो है वो कंजप्शन बताता है, आई इनकम बताता है। आपको कंप्यूट करना है इसके अंदर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आप लोगों को इसके अंदर कंप्यूट करना है। फटाफट से बताइए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहां पर क्या होने वाला है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर क्या होता है, तो हमें पता है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम लेवल की बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो ओवरऑल हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल पर अगर देखा जाता है, एक मिनट, अगर इक्विलिब्रियम लेवल की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें पता है कि जो हमारी इनकम है वो C प्लस एस आई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, हमारी ओवरऑल डिमांड के बराबर होती है इनकम। Y इज इक्वल टू AD, राइट। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। Y इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन हमें दे रखा है। कंजप्शन फंक्शन कितना है, 300 प्लस 0.5y है। कितना है, 0.3y है। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है कितने की, 600 रुपये की। कितने की दे रखी है, 600 रुपये की। आपको एक लेवल ऑफ इनकम निकालना है, तो y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 900। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी इसकी, 900 वैल्यू निकल कर आएगी। तो 0.5y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 900। और y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 900 डिवाइडेड बाय 0.5। क्या निकल कर आएगी, 0.5। और अगर मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 1800 रुपये। कितनी वैल्यू निकल कर आती है, 1800 रुपये इसकी वैल्यू निकल कर आती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1800 होगा। क्या होगा, 1800 होगा। 1800 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.5। ऑटोनोमस कंजप्शन आप लोगों को दे रखी है 300। कितनी दे रखी है, 300, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आप लोगों को दे रखा है 6,000। क्या दे रखा है, 6,000। तो इस डेफिनेशन की मदद से आप लोग कंजप्शन निकाल सकते हैं। कंजप्शन कितनी हो जाएगी हमारी, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी दे रखी है, 0.5y। इक्वेशन निकल कर आई, कंजप्शन की इक्वेशन निकल कर आई, राइट। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है कितने का, 6,000 का। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है हमें, इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमें सर 6,000 रुपये का। हमसे पूछा गया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू C प्लस आई होता है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अभी पढ़ के आए इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो हमें ये पता है कि y इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3,000 है। और
0.5y है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6000 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो y इज इक्वल टू 6000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। और इसमें क्या करूँगा, 0.5y की वैल्यू को ऐड करूँगा। यहाँ से अगर मैं इसको घुमा देता हूँ तो 0.5y इज इक्वल टू हो गया 9000, कितना हो गया 9000। तो y की वैल्यू कितने निकल कर आई हमारी, 9000 डिवाइडेड बाय 0.5 वैल्यू निकल कर आती है। और इसको अगर ऊपर भेजते हो तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 4 0 0 0 18,000। 12,600 कैसे निकाल रहे हो भाई, क्या गलत निकाला है क्या मैंने, ये गलत सॉल्व किया क्या मैंने यहाँ पर कुछ। 0.5 डिवाइडेड बाय वाई, 9000 डिवाइडेड बाय 0.5, 9000 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक तो है। सर 300 है इंस्टेड ऑफ 3000, कहाँ है 300, अरे यार चलिए 300 है इंस्टेड ऑफ 300 है। ठीक है देख लिया बेटा, देख लिया मैंने, देख लिया भैया, ठीक है देख लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया कि ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो समझ में आया आपको या नहीं आया। 300 है, समझ गया बेटा, मैंने 3000 ले लिया, अब 300 लेकर कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फिर निकाल देते हैं, कंजप्शन इज इक्वल टू राइट ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 वाई आ गया। इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है हमारी, इन्वेस्टमेंट हमारी दे रखी है 6000 की, कितने की दे रखी है 6000 की। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू 6300 प्लस 0.5y, तो 0.5y इज इक्वल टू 6300, कितना हो गया 6300। y की वैल्यू कितनी होगी 6300 डिवाइडेड बाय 0.5, एक और जीरो कर दो ऊपर, तो 5 1 जा 5 6 5 1 जा 5 5 2 जा 10 3 6 12,600। चलो भैया आ गया आंसर 12,600। जिसने अभी 12,600 निकाला है बिल्कुल सही आंसर निकाला है। क्या आंसर निकाला है 12,600, जिस भी बच्चे ने आंसर निकाला है बिल्कुल सही आंसर निकाला है 12,600, बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्या आंसर है भैया इसका 12,600, बिल्कुल सही आंसर है इसका। लाजवाब आंसर निकाला है भैया, जिसने भी 12,600 निकाला है बिल्कुल सही निकाला है इसका आंसर। 12,600 जो भी बच्चा आंसर निकालने लग रहा है बिल्कुल सही आंसर निकालने लग रहा है भाई इसका। ठीक है चलिए, मैंने यहाँ पर 3000 ले लिया था, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 300 थी। चलिए आगे चले क्या, अगला क्वेश्चन, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा कैलकुलेट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बता दो भैया एक बार सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, सारे बच्चे एक बार बता दो फटाफट से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू इसके अंदर क्या निकल कर आएगी। ममता कोशी कह रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स कहाँ मिलेंगे। सर आज मेरा बर्थडे है, गौरव चौधरी, विश यू हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आंसर निकाल के बताइए भैया इस क्वेश्चन का फटाफट से। 0.2 देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखी है, एमपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.8, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू के की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि K इज इक्वल टू 1/MPS होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, और हम लोगों को लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है किसकी 0.8 MPC की वैल्यू दे रखी है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं, सिंस हमें ये पता है कि
MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0.8 होगी, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू कितने निकल कर आ सकती है यहाँ सर? MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 और ओवरऑल वैल्यू जो निकल कर आती है वहाँ पर वो कितने निकल कर आएगी? 0.2 निकल कर आएगी। क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 0.20 वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर कंप्यूट करेंगे। अगर हमारी ये वैल्यू आ गई तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? होती है 1/MPS होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.20 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 20/100, राइट, 20/100। तो 5 टाइम 5 विल बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आप लोगों को कितनी नजर आएगी? 5 नजर आएगी। 5 आप लोगों का इसका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका आंसर? इसका 5 होना चाहिए। 5 शुड बी द आंसर। बहुत बढ़िया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई आप लोग की? 5 आई। कितनी आई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू? 5 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। चलिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, ठीक है सर। आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है सर। रेवेन्यू रिसीट आप लोग को दे रखी है, कैपिटल रिसीट आप लोग को दे रखी है, नेट ऑफ बोरोइंग्स 20,000 रुपये की है, इंटरेस्ट पेमेंट आप लोग को दे रखी है 5,000 रुपये की, बोरोइंग्स आपको दे रखी है आप लोग को 12,500 की। कितने की दे रखी है? 12,500 की। तो सबसे पहले हम लोगों से पूछा गया कि रेवेन्यू रिसीट निकालिए। तो हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि अगर रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे टोटल ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमारी क्या निकल कर आ जाती है? हमारी ओवरऑल जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो निकल कर आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा कितने का है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा 22,250 रुपए का चल रहा है। रेवेन्यू रिसीट मेरे को कितने की चल रही है? 17,750 रुपए की चल रही है। तो मेरी ओवरऑल जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितनी आएगी? 0, 5 में से 0 गया 0, 7 में से 12 में से 7 गया 8, 9, 10, 11, 12, 5 और 11 में से 7 गया 4500। कितना बेटा? 4500। रेवेन्यू रिसीट कितने निकल कर आई आप लोगों की? 4500 रुपए की रेवेन्यू रिसीट निकल कर आती है। सेकंड आप लोगों से पूछता है फिस्कल डेफिसिट। क्या पूछता है आप लोगों का? फिस्कल डेफिसिट पूछता है, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलता है? तो हम लोगों को पता है कि अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? राइट, फिस्कल डेफिसिट की बात करता हूं। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा टोटल ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर है, राइट, उस टोटल एक्सपेंडिचर में से मुझे क्या माइनस करना होगा? उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। किसको खत्म करना होगा? उसमें से मुझे एक तो रेवेन्यू रिसीट को माइनस करना पड़ेगा और दूसरा मुझे कैपिटल रिसीट को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। लेकिन उसमें क्या होगा? नेट ऑफ बोरोइंग्स होगा, यानी कि बोरोइंग्स को इंक्लूड करके, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या निकल कर आएगा? फिस्कल डेफिसिट निकल कर आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करने लग रहा हूं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात यहां पर करने लग रहा हूं आपके साथ में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहां पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात यहां पर हो रही है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए यहां पर तो हमें क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, राइट, दे रखा है। लेकिन यहाँ पर हाँ, और इसका ओवरऑल दूसरा फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट आपके बोरोइंग्स के बराबर भी होता है ना। इसका मतलब बोरोइंग्स भी होता है। तो यहाँ पर नेट ऑफ बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स की वैल्यू आपको अलग से सेपरेटली बता रखी है। तो इसका वैल्यू कितनी आ गई? 12,500 आ गई। कितनी आ गई भैया? 12,500 रुपये की वैल्यू आ गई। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट आप लोगों से पूछ लिया। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है भैया? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ आपकी इंटरेस्ट के एलिमेंट को, क्या करता हूं? इंटरेस्ट की पेमेंट को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिस्कल डेफिसिट में से तो हमारा निकल कर आता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या पूछा है इसके अंदर? प्राइमरी डेफिसिट निकालो। तो हमें पता है कि प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में से जब मैं माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको? इंटरेस्ट के एलिमेंट को। किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं? इंटरेस्ट के एलिमेंट को। इंटरेस्ट की पेमेंट को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरा यहां से निकल कर आ जाता है, राइट।
हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट निकाला, राइट। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करो। फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला सर, 12,500 निकाला। कितना निकाला, 12,500। इसमें से इंटरेस्ट के एलिमेंट को माइनस करो, और इंटरेस्ट की पेमेंट कितने की दे रखी है यहाँ पर, 5,000 रुपये की दे रखी है। कितने की दे रखी है, 5,000 रुपये की दे रखी है। इसका मतलब 7,500 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 7,500 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 4500, 12,500 और 7500 जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये रहा। क्या कहता है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आप लोग के पास दे रखा है, फिस्कल डेफिसिट आपके पास दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिस्कल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट निकालो इस डाटा से। इस डाटा के अंदर आपको दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको 45,000 रुपये का दे रखा है। कितने का दे रखा है रेवेन्यू डेफिसिट, 45,000 रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग को यहाँ पर बता रखा है। कितने का बता रखा है, 45,000 रुपये का आपको यहाँ पर बता रखा है। क्या रेवेन्यू डेफिसिट, क्या दिखा रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट आपको दिखा रखा है 45,000 रुपये का। निकालना है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 45,000 रुपये का, बोरिंग्स आपको दे रखी है 12,000 रुपये की। ठीक है सर, रेवेन्यू रिसीट आपको दे रखी है 35,000 रुपये की। इंटरेस्ट पेमेंट 30% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट है। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 30% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट है। यानी कि सबसे पहले मुझे रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा। अगेन हमें पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए मुझे रेवेन्यु एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करना पड़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे दे रखी है कितने की, 45,000 रुपये की, और इस 45,000 रुपये में से मुझे रेवेन्यू रिसीट को माइनस करना पड़ेगा, और रेवेन्यू रिसीट कितने की दे रखी है, 35,000 रुपये की दे रखी है। कितने की दे रखी है, 35,000 रुपये की। तो ओवरऑल जो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आया वो कितने का निकल कर आया, 10,000 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आया भैया। कितने का निकल कर आया, रेवेन्यू डेफिसिट 10,000 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर निकल कर आता है। क्लियर है इतनी बात। अब ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई, तो अब हमें पता है फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर बोरिंग दे रखी हो तो उसके अंदर बोरिंग्स के बराबर होती है ना। तो फिस्कल डेफिसिट बोरिंग के बराबर होगी, और फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर कितनी है, 12,000 है। कितने का है, 12,000 रुपये का। तो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू हमारी आ गई भैया 12,000 रुपये। तीसरा एलिमेंट हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट के अंदर क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का एलिमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि वो 30% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट है, और रेवेन्यू रिसीट हम लोगों ने यहाँ पर निकाली थी। कितने की निकाली रेवेन्यू रिसीट, 10,000 की। तो 10,000 का 30% है, 3,000 हुआ। 10,000 का 30% कितना हुआ, 3,000 हुआ। तो फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू होगी 12,000 रुपये। कितनी आई, 12,000 रुपये, और इसमें से मैंने क्या किया, 3,000 की वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ओवरऑल जो वैल्यू हमारी निकल कर आती है वो कितने निकल कर आती है, 9,000 निकल कर आती है। क्या आती है, 9,000 रुपये की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। कितना आएगा, 9,000 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा, ओवरऑल आंसर हो गया इसका 10,000। कितना हो गया, 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, और 9,000 हो गया। 10,000, 12,000 और 9,000 जो है इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए सर, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछता है कि भैया फिस्कल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट निकालो। फॉलोइंग डाटा से आपके पास आइटम्स दे रखी है यहाँ पर कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास है 70,000 रुपये का, बोरिंग्स आपको दे रखी है 15,000 रुपये की, रेवेन्यू रिसीट आपको दे रखी है 50,000 रुपये की। रेवेन्यू रिसीट कितने की दे रखी है, 50,000 रुपये की। इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखी है 25% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी दे रखी है आपको, 25% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भैया एक बार फटाफट से निकाल के बताओ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकाल के दिखाओ। और फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए आपको बोरिंग चाहिए। अब एक चीज याद रखना कि अभी कभी भी अगर पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास आता है ना, एक चीज याद रखो कि कभी भी अगर पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिस्कल डेफिसिट सीधा पूछ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट आपसे सीधा पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये समझ लो कि ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा। पहले आपको रेवेन्यू डेफिसिट इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से पहले सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के दिखाओ कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट को कंप्यूट करना है।
और हमें ये पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब मैं रेवेन्यू रिसीट को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, सबट्रैक्ट करता हूँ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करने लग रहा हूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है यहाँ पर 70,000 रुपये का। कितने का दे रखा है? 70,000 करोड़ का। और रेवेन्यू रिसीट हमारे पास कितने की है? 50,000 करोड़ की है। कितने की है भैया? 50,000 करोड़ की है। तो ओवरऑल वैल्यू जो निकल कर आई वो कितने की निकल कर आती है? 20,000 करोड़ की। कितने की वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर? 20,000 करोड़ की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है। अच्छा ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कितने की है? 25% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट है। ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट 25% है रेवेन्यू डेफिसिट की। ठीक है सर, तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी आएगी? 25% ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट, और 25,000 का 25% हम लोगों को यहाँ पर कंप्यूट करना है। 25,000 का 25% हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, निकालना है। और इसकी वैल्यू निकल कर आती है 5,000 करोड़। कितनी वैल्यू निकल कर आई यहाँ पर? 5,000 करोड़ रुपए निकल कर आती है। पहला पूछा गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होगा? फिस्कल डेफिसिट होगा बोरोइंग्स के बराबर। किसके बराबर होगा भैया? बोरोइंग्स के बराबर होगा। बोरोइंग्स दे रखी है, तो यहाँ पर अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कितनी दे रखी है? 15,000 रुपए की। तो फिस्कल डेफिसिट निकल कर आया हमारा 15,000 रुपए। प्राइमरी डेफिसिट की बात की जा रही है, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होगा हमारा फिस्कल डेफिसिट में से हम लोगों को माइनस करनी होगी इंटरेस्ट का एलिमेंट। क्या माइनस करना होगा? इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस करनी होगी। और फिस्कल डेफिसिट कितना हम लोगों ने निकाला? 15,000 रुपए का फिस्कल डेफिसिट हमारा निकल कर आया। कितने का निकल कर आया भैया? फिस्कल डेफिसिट 15,000 रुपए का। और इस 15,000 में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर दो, और इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी निकल कर आती है? 5,000 निकल कर आती है। कितने निकल कर आती है? 5,000 निकल कर आती है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी? 10,000। कितनी होगी भैया? 10,000 करोड़ जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 10,000 करोड़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए सर, सो ये थे आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये थे आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं। अगेन बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, या फिर बार बार एक ही चीज़ बोलने लग रहा हूँ आप लोगों से। क्या बोलने लग रहा हूँ कि सर 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 नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को ज़रूर करिए। 20,000 का 25% निकालो। 20,000 का 25% क्यों निकालना है? क्लियर है? तो आज मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बन सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने की ज़रूरत है। 20,000 के क्यों निकालना पड़ेगा भाई? क्या कह रही है? HR 26 कुछ कहने लग रहा है। क्या कह रहा है भैया HR 26? 25% निकालने पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट का। रेवेन्यू डेफिसिट कितनी निकाली थी भैया हमने? रेवेन्यू डेफिसिट कितना निकाला था? रेवेन्यू डेफिसिट ये निकाला था, अच्छा 20,000। सही है भाई, सही है, 20,000 है। कैलकुलेशन भैया थोड़ा सा बस यही चीज़ ध्यान रखनी होती है पेपर में, है ना। जैसे कि मेरे से गलती होगी यहाँ पे, है ना। तो अगर जैसे मेरे से यहाँ पर गलती होगी वैसी गलती तुम लोग पेपर में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे भैया, है ना। 20,000 का 25% निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। 20,000 का ही 25% तुम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है? कंप्यूट करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, पेपर के अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेपर के अंदर क्वेश्चंस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, भेज दूंगा क्वेश्चन की पीडीएफ, है ना। आज बता दूंगा ये कहाँ मिलेगी सारी पीडीएफ, नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे आप लोगों को। तो भैया क्वेश्चन पेपर के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बताने लग रहा हूँ। एक नेशनल इनकम से क्वेश्चन बन सकता है, और नेशनल इनकम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपके मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम से। 6 मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, 3 मार्कर के फॉर्म में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। बार बार बोलने लग रहा हूँ ये बात, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सर आप बहुत ज़्यादा थक गए। नहीं सर मैं नहीं थका हूँ, राइट। मैं तो आप लोगों के साथ फिर मिलने वाला हूँ, है ना। सर कल सिस्टम हैंग कर देंगे, बिल्कुल भरोसा है मुझे कि सर सिस्टम हैंग कर दोगे तुम सब। हिमू शर्मा कह रही है लव यू, आई टू लव यू ऑल। सबसे बहुत प्यार है आप सब लोगों से, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। हरियाणा सर जी लव यू भाई, मैं भी तुमने बहुत प्यार करूँ सो। HR 26 ठीक है, मैं भी हरियाणा ते ही हूँ भाई, ठीक है। तो मैं भी तुमने बहुत प्यार करूँ हूँ भाई, ठीक है।
ऐसी बात नहीं है। चलो भैया ठीक है, मज़ा आया क्लास के अंदर, मज़ा आया। सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, या फिर ये 3-4 टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताए, यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोग के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और बार बार सीबीएसई यही क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। थकना नहीं है, ठीक है, थकना नहीं है, लड़ना नहीं, थकना नहीं है, लड़ना है। लास्ट तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे। 8 बजे फिर एक बार मिलूंगा सैम्पल पेपर के साथ, जो पिछले अभी सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर आप लोगों को दिया गया था, वो सैम्पल पेपर भी एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं लास्ट बार। और कल एक बार सुबह आप लोगों से फिर मुलाकात कर लूँगा। कैसे मुलाकात करूँगा? सुबह 4:30 बजे। इंडियन इको भी सुबह रिवाइज करेंगे बेटा, इंडियन इको भी सब कुछ करवा दिया बेटा। मैराथन क्लासेस ले ली है ना, मैराथन क्लासेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते थे सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। सर आश मोहम्मद कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लो और मुझे खुश कर दो सर। अच्छा ले भाई, ले लिए, तेरा नाम हो जा खुश। अरे सर HR 26, अरे सर चलिए, आई होप आप सब लोगों ने क्लासेस अटेंड करी, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप सब लोगों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना, और आप सब लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाया, और मेरे कंट्रीब्यूशन की वजह से अगर तुम्हारे एग्ज़ाम के अंदर 10 नंबर भी बढ़ते हैं, 20 नंबर भी बढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आप सबका। ठीक है, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, आप सब लोग इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ मिले। हालांकि अभी भी आप लोगों के लिए सेशन लेकर आऊँगा 8 बजे, फिर से सेशन लेकर आऊँगा 8 बजे सैम्पल पेपर का, और कल फिर मिलूँगा, फिर पेपर एनालिसिस भी कराऊँगा। लेकिन फिर कल के बाद तो मतलब हमारी मुलाकात कम हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि फिर आप अगले पेपर्स की तरफ जुड़ेंगे। लेकिन आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की इस जर्नी के अंदर मैंने थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। ठीक है, बहुत बहुत आभार सबका, आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने अपना प्यार दिखाया, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया हर तरफ से, जहाँ जहाँ से आप सपोर्ट कर सकते थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा, आगे पढ़ते रहो। मेरी बेस्ट विशिंग्स आप लोगों के साथ है। मिलता हूँ आप लोगों से फिर 8 बजे। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूँ जय हिंद।